गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। रविवार स्पेशल है अदला बदली। और दोस्तों, इसे भेजने वाली है निधि जैन। मुझे उम्मीद है कि आज की ये कहानी थोड़ी लंबी अवश्य है, लेकिन बहुत अच्छी कहानी है, आपको पसंद आएगी। निधि, धन्यवाद आपको इस कहानी को लिखने के लिए और भेजने के लिए। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। साल भर की कड़ी मेहनत और दादी के आशीर्वाद से मेरा दाखिला भारत के सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट कॉलेजों में से हो गया। मैं अपनी इस उपलब्धि पर फूली नहीं समा रही थी। पापा ने मुझे सीने से लगाते हुए कहा, हमें तुम पर गर्व है। परिणाम आने के एक हफ्ते बाद ही मुझे दिल्ली के लिए निकलना था। दिल्ली मेरे लिए कोई अनजान शहर नहीं था। मैंने इसी शहर में रहकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया था। इन 3 सालों में मैं हमेशा अकेले ही आती जाती रही थी। पहली बार पापा छोड़ने गए थे। मां तनु की वजह से नहीं जा पाई थी। इस बार मां, पापा और तनु तीनों ही छोड़ने जाना चाहते थे। मैं खुश थी कि पहली बार हम चारों कहीं साथ में जाएंगे और इसी बहाने हम दिल्ली भी घूम लेंगे। मैंने ना जाने कितने सपने बुन लिए थे, पर जाने के एक दिन पहले तनु ने जिद पकड़ ली कि उसको नहीं जाना। हमेशा की तरह इस बार भी उसको और उसकी वजह से सबका कार्यक्रम रद्द हो गया। पापा ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, तुम जानती हो बेटा, तुम्हारी बहन को हमारी ज्यादा जरूरत है। भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। तुम हर तरह से सक्षम हो, अपने आप भी सब कर लेती हो। ठीक ही कहा उन्होंने, मैं सब संभाल सकती हूं। और फिर दिल्ली तक अकेले जाना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तनु मेरी छोटी बहन, हम सबकी लाडली। मैं उससे करीब 4 साल बड़ी थी। उसके जन्म पर हम तीनों बहुत खुश हुए थे, पर दादी का मन उदास हो गया था। पहला कारण था कि बेटा नहीं हुआ। उन्होंने मां पर नाराज होते हुए कहा था, पहली बेटी तो ठीक थी, पर अब क्या बेटियों की लाइन लगाएगी। दूसरा उनका मानना था कि मेरी बड़ी का हिस्सा बांटने आ गई है। ये बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई कि लड़की है तो वो हिस्सा बांटेगी और लड़का होता तो। तनु के आने से सबसे ज्यादा खुश मैं थी। मां बाप के अलावा मैं किसी को भी उसे छूने नहीं देती। मुझे इंतजार था कि उस दिन का जब वो मेरे साथ बाहर बगीचे में दौड़ दौड़ कर खेलेगी। वो अपनी गोल गोल आंखें खोलकर मुझे टुकुर टुकुर कर देखती, मेरे पास आते ही अपने हाथ पैर चलाकर खुश होती। तनु के जन्म को 1 साल हो गया था। उसका पहला जन्मदिन हमने खूब धूमधाम से मनाया। सभी जान पहचान वाले वो रिश्तेदार सब दावत में शामिल हुए। तनु ने भी अभी तक चलना तो दूर, अपने पैरों पर खड़ा होना भी शुरू नहीं किया था। उसको देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, अरे डॉक्टर को दिखाओ, साल भर की हो गई है और अभी 2 मिनट खड़ी भी नहीं होती। किसी ने कहा, परेशान होने की बात नहीं है, कुछ बच्चे थोड़ी देर से चलते हैं। नियमित जांच से दौरान बच्चों के डॉक्टर ने भी मां बाप को समझाते हुए कहा, बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है, इसका विकास भी सही तरह से हो रहा है, जल्द ही चलने भी लगेगी। आप सब लोग बेकार परेशान हो रहे हैं। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो 1.5 साल तक चलते हैं। बीतते समय के साथ मां बाप के साथ साथ दादी की भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तनु अब 14 महीने की हो गई थी। पापा ने एक हड्डियों के विशेषज्ञों को दिखाया। उन्होंने तनु के पैरों की जांच करके कुछ दवाएं और एक विशेष तेल से दिन में 3-4 बार मालिश बताई। मां बाप सब कुछ भूलकर तनु में व्यस्त हो गए। हंसने खिलखिलाने वाला परिवार अब हर समय तनाव में रहने लगा। पापा अपने दफ्तर के काम में व्यस्त रहते और बचे हुए समय को वो तनु के साथ व्यतीत करते। मां हर समय तनु की देखभाल में लगी रहती। मैं जब भी कुछ कहने का प्रयास करती तो दोनों ही ये कह देते कि
तुम तो बड़ी हो ना, और पूरी तरह से समर्थ भी हो, खुद कर सकती हो। 5 साल की उम्र में ही मुझे बड़ा बना दिया गया। मैं उदास मन से दादी के पास चली जाती। वो मुझे अपने पास सुलाती, परियों की कहानियां सुनाती, मेरे बालों में तेल लगाती और वो सब करती जो एक मां को करना चाहिए था। दिन पर दिन मैं पापा से दूर हो रही थी। दादी से मेरा लगाव बढ़ रहा था। वो लोग तनु में इतना व्यस्त रहते कि उनको इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। माँ बाप और माँ पापा से मेरी दूरियां कितनी भी हो गई, पर तनु के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। तनु का इलाज शुरू किए 1 साल हो गया था, पर उसके पैरों में कोई सुधार नहीं था। पापा माँ ने तय किया कि वो तनु को दिल्ली के बड़े अस्पताल में दिखाएंगे। मुझे दादी के पास छोड़कर वो लोग दिल्ली चले गए। उन लोगों के जाने से पहले ही दादी की तबीयत ढीली हो रही थी। अचानक एक दिन कुछ ज्यादा खराब हो गई। उन्होंने मुझे अपने पास बैठाकर कहा, मैं कहीं भी रहूं फिर भी हमेशा तेरे पास रहूंगी। तू मेरी उपस्थिति हमेशा महसूस करेगी। भगवान तुझे हिम्मत दे। मैं 6 साल की मासूम बच्ची उनकी बातों का अर्थ नहीं समझ पा रही थी। बस उनसे बार बार यही पूछती रहती, दादी आप कहाँ जा रही हैं? आप मत जाओ। आप चली गई तो मैं किसके साथ सोऊंगी? आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। दादी ने मुझे अपनी बुझती आवाज में समझाया, तू मेरे साथ नहीं जा सकती। अरे तुझे तो स्कूल जाना है ना, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। तू मेरी रानी बेटी है। भगवान तुझे सब खुशियां दे। देर रात तक मैं दादी का हाथ पकड़े बस यही कहती रही, दादी मत जाओ, दादी मत जाओ। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैं रोज की तरह दादी से चिपक कर सो गई। सुबह पापा माँ और तन्नू वापस आ गए। उन लोगों की आवाजें सुनकर मैं जाग गई। दादी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। उन्हें उठाकर बाहर वाले कमरे में जमीन पर लिटा दिया गया। धीरे धीरे रिश्तेदारों, पड़ोसियों और पापा मां के जान पहचान वालों की भीड़ बढ़ने लगी। मैं दादी का हाथ पकड़े वहीं बैठी रही। दादी के जाने का समय आ गया था। जब पापा सहित कुछ लोग दादी को उठाकर ले जाने लगे तो मैं चिपक चिपक कर रोने लगी। दादी मत जाओ, दादी मत जाओ, मैं किसके पास सोऊंगी? मां ने मुझे सीने से लगा लिया और सांत्वना देने लगी। दादी के जाने से मेरे जीवन में एक खालीपन आ गया था। मैं पूरा समय उनके कमरे में गुमसुम रहती थी। मां बार बार आकर मुझे अपने कमरे में बुलाती। मैं कभी जाती और कभी नहीं। मां के लिए यह मुश्किल घड़ी थी। वो ना मुझे अकेला छोड़ना चाहती थी और ना ही तनु को। धीरे धीरे तनु के साथ वक्त ज्यादा बीतने लगा। कभी उसको रंग बिरंगी किताबें दिखाती, कभी उसके खिलौने चलाती और कभी कभी कहानी सुनाती। वो कहानियां जो दादी मुझे रोज रात को सुनाया करती थी। मेरा तनु की ओर झुकाव देखकर माँ बाप एक बार फिर से निश्चित हो गए। उनका ध्यान फिर से सिर्फ और सिर्फ तनु पर हो गया। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, माँ बाप की मजबूरी समझने लगी। मैं जानती थी वो मुझे प्यार करते हैं, पर तनु छोटी है और अपाहिज भी। अब मुझे उनकी उपेक्षा से फर्क नहीं पड़ता था। दिल्ली के इलाज से तनु के कुछ खास फायदा नहीं हुआ। वहां के डॉक्टर ने उसे एक विशेष तरह का जूता दिया जिसे पहनकर वो हम सब की तरह चल सकती थी। तनु को वो जूता पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहीं भी जाने को तैयार नहीं होती और हर बात पर गुस्सा और जिद करती थी। मां पापा की सहानुभूति और प्यार में वशीभूत होकर उसकी हर बात मानते थे। मुझे हर बार अपना मन मारना पड़ता, जैसे कि इस बार दिल्ली का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा।
मैं उन तीनों से बहुत प्यार करती हूं। मुझे विश्वास है वो भी मुझसे प्यार करते हैं, और कभी कभी बुरा लगता है, बहुत बुरा। दाखिले की औपचारिकताएं निर्धारित अवधि में पूरी करने के लिए मैं एक समय से दिल्ली पहुंच गई। श्रेष्ठ कॉलेज में दाखिला मिलने के बावजूद मन उदास था, कहीं एक कसक सी थी। मैं पलंग पर बैठी अपने मोबाइल पर मैसेज देख रही थी कि एक चहकती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। हेलो, मैं इशिता अग्रवाल हूं, मैं उदयपुर से आई हूं, सामने वाला कमरा मेरा है। मैंने सर उठाकर देखा और देखती ही रह गई। उसने एक बार फिर कहा, हेलो। मैंने अपने को संभालते हुए कहा, हेलो, मैं इति चोपड़ा, इंदौर से। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो मेरे गले लगते हुए बोली, लगता है हमारी अच्छी निभेगी। मुझे कुछ अटपटा सा लगा, अभी अभी तो मिले हैं, फिर भी इतनी आत्मीयता कुछ अजीब था। खाने के लिए साथ में चलेंगे कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। मैं स्तब्ध खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। कोई दो लोग जो एक दूसरे से किसी भी तरह से संबंधित नहीं हैं, एक शक्ल के कैसे हो सकते हैं। मैंने सूटकेस खोलकर अपनी साथ लाई फैमिली फोटो निकाल ली। कुर्सी पर बैठ मैं एक टक उस तस्वीर को देखती रही। इशिता की मां की तरह लंबी, गोरी, बेहद खूबसूरत, हूबहू एक शक्ल जैसे जुड़वा बहने या मां बेटी। क्या ये मां की? कभी नहीं, ऐसा सोचना भी पाप है। मां पवित्रता की मूर्ति थी, अपने परिवार पर समर्पित एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला। मां बाप की जोड़ी एक आदर्श जोड़ी थी। मैंने आज तक उनको कभी एक छोटी सी भी बात पर एक दूसरे से उलझते नहीं देखा। उनका प्यार हम सब के लिए मिसाल था। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और मैं चौंक कर अपने ख्यालों से वापस आ गई। इशिता खाने के लिए बुलाने आई थी। मैंने झट से तस्वीर कपड़ों के बीच दबा दी और सूटकेस में ताला लगा दिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो इस तस्वीर को देखे। इशिता बहुत ज्यादा बातें करती थी। बहुत कम समय में उसने अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं। वो अपनी माँ पापा की इकलौती बेटी थी और उनकी बेहद लाडली। उसकी बातें सुनकर मुझे समझ आ गया कि वो लाड़ प्यार में सर चढ़ी लड़की है। इस बात से भी बेपरवाह कि मैं उसकी बात पर ध्यान दे भी रही हूं या नहीं। वो बिना रुके बोली चली जा रही थी। मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था। मां की शक्ल इशिता से इतनी ज्यादा कैसे मिलती है? मां का तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। और फिर ये अग्रवाल और हम चोपड़ा। दादी कहती थी कि इस धरती पर हर इंसान का एक हम शक्ल होता है जो अपने जीवन काल में कभी ना कभी उसके सामने जरूर आता है। यही सोचकर मैंने अपने मन को शांत कर लिया। एक दिन इशिता ने बातचीत में बताया कि मेरे पापा का हर 2-3 साल में तबादला हो जाता है, इसलिए मैं हिंदुस्तान के कई शहर देख चुकी हूं। मैंने कहा, तब तो बहुत परेशानी होती होगी, हर थोड़े दिनों में नई जगह, नया स्कूल और नए दोस्त। वो खुश होते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे तो नए नए दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने पुराने दोस्तों के संपर्क में भी हमेशा रहती हूं। मेरे दोस्तों की गिनती बहुत ज्यादा है। मेरी पहेली आज भी सुलझी नहीं थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा जन्म कौन से शहर में हुआ? वो मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे शहर इंदौर में। वहां कोई जागरानी हॉस्पिटल है, उसी में मेरा जन्म हुआ। मेरे नाना नानी उस समय वहीं पर थे। मुझे जन्म के समय पीलिया हो गया था, इसलिए कुछ दिन मुझे इनक्यूबेटर पे रखा गया। सब कुछ बहुत अजीब था। हम दोनों का ही जन्म एक दिन के अंतर पर जागरानी हॉस्पिटल इंदौर में हुआ। उसकी शक्ल मेरी मां से मिलती थी,
पर मेरी नहीं। तो क्या हम दोनों आपस में बदल गए? क्या इशिता की मां मेरी मां है? मेरा मां से मिलना बहुत जरूरी हो गया था। मैं जानना चाहती थी, क्या मैं जन्म से लेकर घर आने तक कभी 1 मिनट के लिए भी उनसे अलग हुई थी? अगले हफ्ते दशहरे की वजह से कॉलेज में 1 दिन की छुट्टी थी। शनिवार इतवार मिलाकर 3 दिन के लिए मैंने इंदौर जाने का प्रोग्राम बनाया। माँ पापा मुझे देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। पापा ने सीने से लगाते हुए कहा, अच्छा हुआ आ गई, तुझे अकेले भेजकर अच्छा नहीं लग रहा था। भोजन के बाद हम गोलगप्पे खाने लगे और उसके बाद फिर गप्पे भी मारने लगे। मैंने खुश होने का नाटक करते हुए कहा, माँ मेरे सामने वाले कमरे में जो लड़की रहती है ना, उसका जन्म मुझसे 1 दिन पहले ही इंदौर में जागरानी हॉस्पिटल में हुआ है। माँ ने खुश होते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा संयोग है। ऐसा तो बहुत कम ही होता है कि आप ऐसे व्यक्ति से मिले। वो तो तुम्हारी अच्छी दोस्त बन गई होगी। मैंने कुछ बुझे मन से कहा कि बहुत अच्छी। माँ ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और पापा की ओर रुख करते हुए बोली, याद है आपको शुरू के 2-3 दिन इसके लिए कितने कठिन थे। इसे इनक्यूबेटर में रखना पड़ा था। बचने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। वहां से निकलकर जब ये मेरी गोद में आई और तो इसका रंग ही बदल गया था। जन्म के दिन लगा था कि वो मुझ पर गई है, पर बाद में सबने कहा कि अपनी दादी पर है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं मध्यम कद की सांवली एकदम साधारण दिखने वाली लड़की थी। मां सुंदरता की मूर्ति। मुझे हमेशा यह अफसोस रहा कि मेरा रंग रूप अपनी मां पर क्यों नहीं गया। मुझे विश्वास हो गया कि मैं अस्पताल में बदली गई थी। इशिता की मां ही मेरी मां है। मेरे अंदर उनसे मिलने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। मैं दिल्ली वापस जाने के लिए निकल ही रही थी कि मां ने आकर सीने से लगा लिया। पता नहीं क्यों मेरे अंदर कोई भावनाएं नहीं आई। क्या पल भर में सब कुछ बदल गया? मां ने प्यार से कहा, इस बार तो कुछ बुझी बुझी सी लग रही है। कोई परेशानी है क्या बेटा? हम तुम्हें छोड़ने नहीं आ पाए तो इसलिए नाराज तो नहीं हो तुम? तुम्हारी बहन की वजह से कई बार हम तुम पर ध्यान नहीं दे पाते। तुम्हें समय से पहले ही बड़ा बना दिया। ये बात हमारे सीने में टीस की तरह चुभती है। हमेशा याद रखना, हम तुम्हें तनु जितना ही प्यार करते हैं। तुम हमारी पहली संतान हो और तुमने मुझे मां बनने का सुख दिया है। कहते हुए मां की आंखें नम हो गई। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। सभी भावनाओं से परे मैं दिल्ली के लिए निकल गई। हॉस्टल पहुंची तो इशिता नहीं आई थी। मैं चुपचाप अपने पलंग पर लेट गई। मेरी आंखों के सामने वो दृश्य घूमने लगा जिसमें इशिता अपनी मां से रोज घंटों फोन पर बातें करती थी। उन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। वो एक दोस्त की तरह बातें करती थी, हर विषय पर, फिर चाहे वो सिनेमा हो, राजनीति, खेल, फैशन या कॉलेज के लड़के लड़कियां। वो किसी भी तरह की बातें करने में ना हिचकती नहीं थी और ना ही शर्माती थी। उसकी मां की तरफ से भी उसको पूरा सहयोग मिलता। कभी कभी तो मैं उनकी बातें सुनकर जलन महसूस करती। मेरे घर में तो हफ्ते में 1-2 बार ही फोन आता है और वो भी हाल चाल पूछकर काट दिया जाता है। अब जब मैं जान चुकी थी कि इशिता की मां मेरी है, मेरी बेचैनी बढ़ गई। ये सब कुछ जो इशिता का है उस पर मेरा हक था। किस्मत ने मुझसे ये सब छीन कर एक ऐसे घर में पहुंचा दिया जहां मेरी बात सुनने का ना तो किसी के पास वक्त था और ना ही इच्छा। अपने ही ख्यालों में उलझी ना जाने मैं कितनी देर तक ऐसे ही बैठी रही। तभी अचानक इशिता मेरे कमरे में आ गई। मेरे गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, हाय,
कितनी देर हुई तुम्हें आए हुए? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले जाने लगी। चलो जल्दी से, मेरी मम्मी आई है, मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहती हूं। मैं स्तब्ध थी। कुछ समय और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। मैं उनसे मिलना तो चाहती थी, पर यूं अचानक। ऐसी मुलाकात के लिए मैं तैयार नहीं थी। मैं उनसे पहली बार मिलूंगी, मिलकर कैसे कहूंगी कि इशिता नहीं, मैं आपकी बेटी हूं। ये सुनकर वो क्या कहेगी? मुझे सीने से लगा लेगी। तभी इशिता ने मुझे हिलाते हुए कहा, क्या सोच रही हो? मैं बाथरूम होकर आती हूं, फिर चलते हैं। उसके जाते ही मैंने सूटकेस से मां की फोटो निकाली और एक किताब में छिपा ली। मैं और इशिता कैंटीन की ओर चल दिए। रास्ते भर वो बिना रुके बोलती जा रही थी, नानी बहुत बीमार है, इसलिए मम्मी देहरादून जा रही थी। मैं भी उनके साथ जाना चाहती थी, पर पढ़ाई की वजह से नहीं जा पा रही हूं। छुट्टियों में जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलना। पूरी कैंटीन कॉलेज के लड़के लड़कियों से भरी हुई थी। चारों ओर शोरगुल हो रहा था। उस शोरगुल पर दरवाजे पर ही मेरे कदम ठिठक गए। कोने की मेज पर एक महिला जीन्स कुर्ती पहने, कंधे तक के बाल और बालों पर धूप का चश्मा लगाए बैठी हुई थी। इशिता मेरा हाथ खींचते हुए मेज पर जा पहुंची। मैंने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। इशिता ने मेरा परिचय करवाया तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर हेलो किया। मैंने भी हाथ आगे कर दिया। ये मेरी मां से मेरा पहला स्पर्श था। एक अजीब सा एहसास था जिससे वो बिल्कुल अनजान थी। छोटे कद की सांवली, देखने में साधारण, पूरे समय अंग्रेजी में बात करने वाली और हाव भाव से बेहद स्मार्ट। मेरी मां पूरी तरह से एक आर्मी ऑफिसर की बीवी लगती है। 10 मिनट औपचारिक बातचीत करने के बाद वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैं उन्हें मां की तस्वीर दिखाने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। तभी इशिता ने उन्हें रोकते हुए बोला, मम्मी, मेरे पास मामी की एक किताब है, आप उन्हें दे देना। और यह कहकर वो भागती हुई वहां से चली गई। हम दोनों वापस कुर्सी पर बैठ गए। दोनों ही खामोश थे। वो अंग्रेजी में बोली, तुम भी मेरी तरह कम बोलती हो या इसी बोलने का मौका ही नहीं देती? कहकर वो हंस दी। मैंने पूछा, आप मेरी मां की तस्वीर देखना चाहेंगी? उन्होंने कुछ आश्चर्य से मुस्कुराकर कहा, जरूर, अगली बार। अभी मुझे देर हो रही है, मैं देहरादून समय पर पहुंचना चाहती हूं। मैंने किताब में से फोटो निकालकर उनके सामने रख दी। वो सक पकाकर बोली, ये क्या मजाक है? ये तो इशिता की फोटो है। मेरे पास वक्त कम था। मैं इशिता के आने से पहले अपनी बात पूरी करना चाहती थी। इशिता को बताना या ना बताना मैं इन पर छोड़ना चाहती थी। मैंने उनकी आश्चर्य से भरी प्रतिक्रिया को बीच में ही रोकते हुए कहा, ये इशिता नहीं, मेरी मां की फोटो है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इशिता की मां की। मेरा जन्म इशिता के जन्म से ठीक एक दिन बाद बल्कि जागरानी हॉस्पिटल इंदौर में हुआ था। हम दोनों को एक ही समय में इंक्यूबेटर कक्ष में रखा गया था। वो सदमे में थी। अपनी पूरी अंग्रेजी को भूलकर हिंदी में बोली, यह कैसे मुमकिन है? क्या इशिता को यह सब पता है? उसने यह तस्वीर देखी है? मैंने कहा, अभी तक तो नहीं। वो हाथ जोड़कर बोली, उसे ये फोटो कभी मत दिखाना, भूल कर भी ये बात उसे कभी मत बताना। वो बहुत भावुक लड़की है, अपने पापा और मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव है। वो ये सब सह नहीं पाएगी। तुम समझदार हो, तुम सब संभाल लोगी। मैंने आंखों में आंसू भरकर उनसे कहा, मैं आपकी बेटी हूं और आप मेरी मां। क्या ये बात आपके लिए कोई मतलब नहीं रखती? उन्होंने सहज भाव से कह दिया, यह भगवान का अद्भुत खेल है
केवल इशिता ही मेरी बेटी है और मैं सिर्फ उसकी मां। अब तक इशिता कैंटीन में दाखिल हो चुकी थी। मैंने कटाक्ष किया, आपकी बेटी आ गई। उन्होंने एक बार फिर हाथ जोड़ लिए। शब्दों से तो कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे के भाव मुझसे दया की भीख मांग रहे थे। मेरी मां ने मुझसे पहली और शायद आखिरी बार कुछ मांगा था। मैंने बेटी होने का फर्ज पूरा किया। पलके झपकाकर मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं इशिता को कभी कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैंने इशिता की नजरों से बचाकर फोटो को किताब में रख दिया। इशिता ने अपनी मम्मी यानी कि उसकी जो मामी थी, मामी की किताब मां को सौंप दी। उसकी मां ने उसे सीने लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। प्यार से इशिता के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, चलती हूं, अपना ध्यान रखना, लव यू। इशिता और उसकी मां और दोस्तों की तरह हाथ पकड़कर गप्पे मारते हुए दरवाजे की ओर चल दिए। मैंने दोनों को जाते हुए देखती रही। दरवाजे पर पहुंचकर उसकी मां ने पलटकर मेरी ओर देखा। मुझे उनकी आंखों में अपने लिए कोई भावनाएं नहीं दिखाई दी। वो वापस पलटी और चली गई। उनके रूखे व्यवहार से मैं समझ गई मेरी जगह सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के पास इंदौर में है। वो भले ही मुझे वक्त नहीं दे पाते, मुझे कई बार मुझे नजरअंदाज करते हैं, पर पूरी दुनिया में केवल वही हैं जो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। मेरे अंदर उमड़ रहे शक के बीज समाप्त हो गए थे। मैंने तय किया कि मैं मां और इशिता को कभी भी वही है और वही मेरा सच्चा प्यार है, कभी भी नहीं बताऊंगी। उसके बाद जो मुझे मेरे माँ बाप भी हैं जो मुझे सच्चा प्यार करते हैं। मैंने तय कर लिया कि मैं माँ और इशिता को कभी भी एक दूसरे से मिलने नहीं दूंगी। दोस्तों, ये थी कहानी अदला बदली। इसमें आपने देखा कितना सेक्रीफाइस किया, लेकिन इस सेक्रीफाइस का शायद कुछ भी क्रेडिट नहीं मिला, और अपनी जो खुद की माँ थी उसके लिए अपना सेक्रीफाइस करके उसने जो उसकी माँ नहीं थी उसी के पास रहना स्वीकार किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।